और आप अपने मन के हर सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ संजय जी बैठे हुए हैं। संजय जी कुछ और आपको बताना चाहते हैं? इसके पहले एक सवाल आया है, शिखा यादव का सवाल है। शिखा जी पूछना चाहती हैं KM सिन्हा जी से कि क्या मैं ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हूँ, इससे मुझे क्या लाभ होगा? देखिए, चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। एक्चुअली में चंद्रमा को जो ग्रहण लगता है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो पृथ्वी का जो छाया पड़ता है वो दो पार्ट का छाया होता है। एक बहुत डार्केस्ट पार्ट होता है जिसको हम लोग सामान्यतः इंग्लिश में अम्बरा कहते हैं, और एक लाइटेस्ट पार्ट होता है जिसको पेनम्बरा कहते हैं। अगर डार्केस्ट पार्ट रहता है तो थोड़ी परेशानी ज़्यादा होती है, अगर लाइटेस्ट पार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम सभी लोग एक मत में हैं कि इस उपछाया ग्रहण का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अभी जो ये ग्रहण पड़ रहा है इसमें मंत्रों का उच्चारण क्यों करना चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा रिसर्च किया हुआ है और सारे व्यूअर्स को इसको समझना चाहिए कि मंत्र हम क्यों करते हैं। क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है हमको कहा जाता है कि सूर्य का बीज मंत्र कीजिए, सूर्य का आप मंत्र कीजिए। जब चंद्र ग्रहण होता है तो हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा से संबंधित मंत्र का उच्चारण कीजिए। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है उसको भी आपको समझना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मंत्र को अगर आप जाप करते हैं ओम नमः शिवाय तो उसका भी आपको प्रभाव निश्चित रूप से मिलेगा, और भी काफ़ी मंत्र आप कर सकते हैं। देखिए, जब भी ये इक्लिप्स पड़ता है आपको पता होगा कि दो नोड बन जाते हैं। सूर्य की, चंद्रमा की जो ऑर्बिट होती है और अर्थ की जो ऑर्बिट होती है दो पॉइंट पर हमेशा कट करती है। एक को राहु कहते हैं, एक को केतु कहते हैं, ये सभी लोगों को पता होगा। और ये 5 डिग्री से टिल्टेड होते हैं इनके एक्सिस, और ये जब कोप्लेनर हो जाते हैं, 5 पॉइंट जब पूरे एक लाइन में आ जाते हैं जिसमें सूर्य, राहु, पृथ्वी, केतु और चंद्रमा, जब ये पूरे पांचों एक लाइन में आते हैं और उस समय हम लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर आंशिक पार्ट आता है तो उसको आंशिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ना पूर्ण हो रहा है ना आंशिक हो रहा है, ये तो उपछाया है, पेनम्बरा लूनर इक्लिप्स है। तो सूर्य जो होता है उसको राहु हमेशा क्या करता है, ग्रसित करने की कोशिश करता है ज़्यादातर टाइम में। क्योंकि आपने राहु काल का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। राहु काल आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक दिन क्या होता है, लेकिन कभी केतु काल के बारे में आपने नहीं सुना होगा। क्योंकि राहु का जो इफेक्ट होता है दिन में होता है, केतु का जो इफेक्ट होता है वो रात में ज़्यादा दिखाई देता है। और दिन और रात की इस पूरी जो प्रक्रिया है उसमें सूर्य दिन का कारक होता है और जो रात का कारक होता है वो चंद्रमा होता है। और ये ग्रहण भी रात्रि में लग रहा है, और मैं पुनः बता रहा हूँ चंद्रोदय जो है वो 7 बजे के आसपास होगा उस दिन। तो पॉसिबिलिटी है, अगर हम ईस्ट में हॉराइजन में देखते हैं, इंडिया के किसी भी शहर से अगर आप देखिएगा तो ईस्ट हॉराइजन में वो राइज करता हुआ दिखाई देगा। अब डिपेंड है कि अगर आपके पास वहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं है या अगर वहाँ पर विजिबिलिटी अच्छी है तब तो ठीक है। विजिबिलिटी अगर ख़राब है तब तो आपको नहीं दिखाई देने वाला है। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए, जब चंद्रोदय हो जाएगा और ये ग्रहण पड़ेगा तो चंद्र का ग्रहण लगेगा। ओम नमः शिवाय का जो बीज मंत्र हम लोग करते हैं या चंद्रमा का कोई भी हम लोग मंत्र यूज़ करते हैं, जिसकी वेवलेंथ कम हो जाती है उसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए करते हैं। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल संजय जी ने बताया था कि अगर आप अपना नाम और पिता का नाम और ये चीज़ करते हैं तो डायरेक्टली वहाँ तक जाता है। उसी तरीके से जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो वो सीधा अटैक करता है, उस चीज़ की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद आपको एक्टिवेटेड कर देता है पूरे तरीके से। आपके मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है। और जब उस मंत्र को जाप करते हैं सच्चे मन से कीजिए, क्योंकि मैडम ने भी बताया कि सच्चे मंत्र से जाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन मॉडर्नाइजेशन के कारण थोड़ा सा सभी लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिंपल बीज मंत्र भी अगर करते हैं, ओम सोमाय नमः कीजिए, या ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्रमसे नमः कीजिए, या ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अग्नि तत्वाय धीमहि धियो तन्नो चंद्रमसे प्रचोदयात। ये भी बीज मंत्र का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जब एनर्जी कमज़ोर हो जाती, किसी चीज़ की एनर्जी कमज़ोर होती है, अगर सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो किसकी एनर्जी कमज़ोर होगी आप बताइए? सूर्य की। तो उस समय सूर्य का जाप करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है तो एनर्जी किसकी कमज़ोर होगी? चंद्रमा की। और जब एनर्जी कमज़ोर होगी तो हमें तो वो एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रहण होता है ये आधा घंटे 1 घंटे का नहीं होता, सामान्यतः 4-5 घंटे 6 घंटे का भी ग्रहण होता है, चाहे मैं सूर्य ग्रहण की बात करें या चंद्र ग्रहण। तो उस दौरान मंत्र जाप करने से बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इसका छाया हमें दिखाई देता है।
वैज्ञानिक लोग भले ही ना मानते हो राहु केतु को, लेकिन ये दिखाई उसी समय देता है जब ये इक्लिप्स पड़ता है, और उस समय जब मंत्र जाप करते हैं तो राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी हम कम कर पाते हैं, क्योंकि कुंडली में जितने भी ज़्यादातर दोष होते हैं वो या तो राहु या तो केतु के द्वारा ही होते हैं, और ये सिद्ध हो चुका है। जी जी, कुंडली के ज़्यादातर दोष राहु केतु की वजह से होते हैं। बहुत सारे लोग दोष के ऊपर सवाल भी पूछ रहे हैं। संजय शर्मा जी से एक सवाल लिए है, एक दर्शक ने पूछा है कि अगर जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो तो वो लोग ग्रहण के दौरान क्या करें, चंद्र ग्रहण के दौरान? जी जी, सबसे पहले तो काल सर्प दोष होता क्या है वो समझ लेना बहुत आवश्यक है कि काल और सर्प और दोष तीनों चीज़ आ गई, पर ज्योतिष में काल सर्प योग होता है पर दोष मान्य है, क्योंकि इसमें जब राहु और केतु एक ही अंश पे आ जाते हैं और कुंडली के 5 भाव लगातार खाली होते हैं, जैसे आपका लगन में राहु है और सप्तम में केतु है, तो आपका जो है एक साइड पे कोई भी ग्रह नहीं है और 5 घर लगातार खाली हो गए, तो इट्स कॉल्ड ए काल सर्प योग। तो काल सर्प योग में जो बच्चा पैदा होता है उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है। तो ऐसे लोगों को काल सर्प में क्या मंत्र करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, इसमें एक विशेष मंत्र है, ओम नवकूलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। ये सर्प की गायत्री है, ओम नवकूलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। तो इस सर्प गायत्री का पाठ करने से या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से, और जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो उसके लिए भी मैं एक लघु मंत्र बताऊंगा महामृत्युंजय का, ओम हूं जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः। आप इतना ही बोलें, ओम हूं जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः। पूरा मंत्र है, ओम हूं जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्व भुव भू से जुंग हुम ओम। तो ये मंत्र क्या है कि 52 अक्षर का मंत्र है, तो आगे और पीछे दोनों से चलता है। तो अगर जो शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो ओम हुंग जुंग सा कर सकते हैं। इसके अलावा काल सर्प के लिए जो है कहते हैं कि जो गंगा में नहाए सब पाप तर जाए। तो जो नदियों का स्नान है, हमारे पवित्र स्थान है, तो उस स्थान पर जा कर के स्नान करने से और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से, अगर आप किसी एक जगह भी चले जाएं जहाँ पर आपके घर के नज़दीक हो, उस जगह पर जा कर के और भगवान शिव की उपासना कर लें पूरे मन और श्रद्धा से, तो काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, और शिव की उपासना से सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। एक छोटा सा उपाय और भी बता सकता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो। कहते हैं कि लोग जो है सांपों को जो है पकड़ लेते हैं, और सपेरे से अगर आप नाग और नागिन का जोड़ा छुड़वा दें किसी जंगल में जा कर के, तो उससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो उस कैद से जो है मुक्त हो जाएगा। और आप सबसे ज़्यादा जो सांप पकड़े जाते हैं, नीलकंठ के महादेव के मंदिर के पास जो जंगल है वहाँ पे सांप ज़्यादा होते हैं, तो उन सांपों को आप अगर मुक्त करवाएंगे तो उससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष है उससे भी आपको जो है मुक्ति मिलेगी। तो इनका मैंने आंसर दे दिया। और मैं एक और सवाल है सर आप जी जी देखिए, ये एस्ट्रो तक एक ऐसा चैनल है जिसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी देखते हैं जी, और हमारे ही पैनल के एक एस्ट्रोलॉजर हैं विनोद भारद्वाज जी, जो जी, हमारे जी, बीच आते हैं एस्ट्रो तक जी जी से जी जुड़ते हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है आपसे जी कि जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता है जी, वो चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें जिससे क्रोध भी शांत हो जाए और जो है चंद्रमा भी उनका अच्छा हो जाए? विनोद जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आपने प्रश्न किया है। और इस वक्त जो है जब चंद्र ग्रहण है, उस वक्त अगर आप सब और हम सब मिलकर के और भगवान शिव की उपासना करें और चांदी के बर्तन में पानी पिएं। अगर किसी के पास चांदी का बर्तन नहीं है तो चांदी की अंगूठी है तो उसको धो करके पानी में डाल करके और उस जल को ग्रहण करेंगे, तो कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन से वाणी से हम पवित्र हो जाएंगे। और हमारा क्रोध कम करने के लिए हमारी जो मुद्राएं हैं, ध्यान मुद्रा जो है उसमें बैठें। और अगर हो सके तो क्या है कि हमारे पास 5 गुण विराजमान होते हैं। पहला होता है अहम। अहम का मतलब है मैं, जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, इसको त्यागें, अहम को त्यागें, तम को त्यागें, रज सत्य और ब्रह्म को ग्रहण करें। ये दोनों उंगलियां जो है फोल्ड कर करके इस तरीके से बैठें, या फिर ध्यान मुद्रा में बैठें। और ध्यान मुद्रा में बैठने से
आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा और इस प्रकार का प्रयोग करने से मानसिक, शारीरिक, भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त होगी। जी, सभी प्रकार की शांति आएगी जो शर्मा जी ने बताया। अब एक सवाल करिश्मा जी से ले लेते हैं। करिश्मा जी के लिए एक सवाल एक दर्शक ने पूछा है कि ये आपने बताया कि जैसे उपछाया चंद्र ग्रहण है तो क्या इस दौरान लोग भोजन कर सकते हैं अपने घर में, और जो भोजन बच जाता है उसको रख सकते हैं? देखिए, जब अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों से बात कर रही थी तो मैं यही चीज़ बता रही थी कि उपछाया चंद्र ग्रहण है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत में नज़र नहीं आ रहा इसलिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भोजन इस समय पर जो है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं भोजन की तो हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि भोजन कहीं ना कहीं इस समय पे ग्रहण की किरणों के कारण वो जो है नकारात्मक हो जाता है, गंदा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो हम ये भी कहते हैं कि भोजन जब हम बनाते हैं या भोजन करने से पहले जो है हम उसमें तुलसी दल डाल दें, कुशा डाल दें, ये चीज़ें हम डाल दें, क्योंकि जब तुलसी दल होता है इसमें पारा होता है जिसकी वजह से नकारात्मकता कभी भी रुक नहीं पाती। तो जो नेगेटिव रेज होती हैं चंद्र ग्रहण की या सूर्य ग्रहण की तो वो रुक नहीं पाती हैं। क्योंकि ये उपछाया ग्रहण है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप भोजन भी कर सकते हैं आराम से। अगर आप भारत से बाहर हैं और वहाँ पर जितना मैंने अभी तक अपने क्लाइंट से या अपने दर्शकों से सुना है तो भारत के बाहर जो है अब्रॉड में इतनी व्यवस्था नहीं होती है कि वहाँ पे तुलसी भी मिल जाए, वहाँ पे कुशा भी मिल जाए, वहाँ पे गंगा जल भी मिल जाए। तो वहाँ पे आप क्या है कि केवल ढक के रख सकते हैं अपने भोजन को, और कोशिश करें कि उतना ही भोजन ग्रहण से पहले जो है उतना ही भोजन प्रिपेयर करें जितना आप खा सकें, खा लें। उसके बाद ग्रहण के बाद आप जो है सरासर जो है नया भोजन प्रिपेयर करें ताकि आपके अंदर किसी भी तरह की नकारात्मकता ना जाए। इसके अलावा भारत में क्योंकि नहीं है तो आप भारत में इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी कि जब भी हम किसी बूढ़े बुजुर्ग की बात करते हैं या किसी बच्चे की बात करते हैं, बीमार की बात करते हैं, गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं, तो इनके लिए तो सब कुछ माफ़ होता है। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते कि खुद भूखे रह करके मुझे प्रसन्न न करो, क्योंकि वो हमारे माता पिता के समान होते हैं और माता पिता कभी भी प्रसन्न नहीं होते अपने बच्चों को भूखा देख करके। तो कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप किसी ऐसी परिस्थिति से निकल रहे हैं, स्पेशली वो लोग, क्योंकि आजकल जो है हाइपरटेंशन होना, बीपी, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें, हार्ट जो प्रॉब्लम्स है वो होना बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर है कि उनको टाइम टू टाइम जो है अपनी मेडिकेशन लेनी ही पड़ती है। तो इसीलिए आप अपनी मेडिकेशन भी लें, थोड़ा बहुत खाना पीना भी लेते रहें, घबराएं नहीं, और इस समय पर जितना ज़्यादा हो सके उतना जल का सेवन करें ताकि आपके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना रहे, आपके टॉक्सिन्स भी जो है वो निकलते रहें और साथ साथ आप सकारात्मक भी बने रहें। जी, देखिए कितना विस्तार से करिश्मा जी ने समझाया आपको। और एक अगला सवाल हम ले रहे हैं। आपके मन में जो भी सवाल है पूछ लीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ज्योतिष के विद्वान एस्ट्रो तक पर हैं और आपके हर सवाल का जवाब देने में सक्षम है, तो आप पूछ सकते हैं। नेहा मल्होत्रा का सवाल है, ये केएम साहब से जानना चाहती हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। हालांकि आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ भी भेज सकते हैं, आपकी कुंडली बना करके भी जवाब दिए जाएंगे। नेहा जी के सवाल का क्या जवाब है केएम साहब? देखिए, कुंडली में जो धन का स्थान होता है वो द्वितीय भाव होता है, और लगन कुंडली में द्वितीय भाव से आर्थिक रूप से, परिवार से, कुटुंब से, वाणी से, इन सभी चीज़ों को निकाला जाता है। लेकिन इसके जो कारक होते हैं आपको पता होना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति 5 भावों के कारक होते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश भाव के कारक होते हैं। और बुध देवता को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वाणी, जिसकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है उसका बुध भी बहुत अच्छा होता है। बुध साक्षात बुद्धि को भी बताता है। तो यदि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, एक जनरल इलाज अगर कहा जाए तो केवल देवगुरु बृहस्पति को आपको मजबूत करना चाहिए। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंगसा गुरुवे नमः का जाप आपको करना चाहिए, जिससे फाइनेंशियल स्थिति एटलीस्ट सही हो जाए। लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अब आप कहिएगा दोनों बात यहाँ पर मैं कैसे बोल दे रहा हूँ। देखिए, हर कुंडली में डिपेंड करता है, कोई ग्रह आपका कारक बनता है या मारक बनता है। पता चला आपने किसी ऐसे ग्रह की आपने पूजा कर डाली जो आपके लिए मारकत्व दे रहा है, और गलती से बृहस्पति देव अगर मारक बन गए
तो उस कंडीशन में आपने पूजा कर दिया तो आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। तो ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि द्वितीय भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, द्वितीय भाव का कारक कहाँ पे बैठा है, लगन और लग्नेश की पोजीशन क्या है, उसके आधार पे कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जिसको हम परिवार कहते हैं, वाड़ी कहते हैं, उन्हीं की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो सामान्य रूप से ये परेशानी कम हो जाती है। जी, अगला सवाल संजय शर्मा जी से एक दर्शक पूछ रहे हैं कि ग्रहण, जैसा कि लोगों ने बताया, हम सब ने बताया कि रात को 8:45 के आसपास शुरू होगा और रात में 1:02 में समाप्त होगा। तो इनका सवाल ये है कि क्या उस तक जागते रहें जब तक ग्रहण समाप्त होगा, या लोग सो सकते हैं इंडिया में? जी, देखो, पहली बात तो इंडिया में इसका दुष्प्रभाव नहीं है, और कुछ क्षेत्रों में अगर ये दिखाई देगा, जैसे गुजरात साइड पे कुछ अंश पे दिखाई दे सकता है, परंतु क्या है कि भारत के ऊपर इसका दुष्प्रभाव नहीं है। भारत में रहने वाले जो भारतीय हैं, इंडिया में जो रहते हैं, वो सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। और अगर आप कुछ ध्यान करना चाहते हैं, कुछ चीज़ सिद्ध करना चाहते हैं, अभी जैसा किसी ने सवाल किया कि हमें लक्ष्मी की कमी है, तो लक्ष्मी का मंत्र है ओम श्रीम 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 महालक्ष्माय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। और आपने CBD करके एक शब्द आता है जिसमें हम कहते हैं क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर। तो जो हमारे प्रिजर्वर हैं वो भगवान विष्णु हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और भगवान विष्णु की जो सैया वाली प्रतिमा है जिसमें लक्ष्मी जी चरणों में बैठी हैं, वो प्रतिमा अगर आप घर पे शेष नाग वाली सैया घर पे स्थापित करें, उनकी पूजा करें, तो लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। उसमें आता है एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा। तो वो कहानी है, आपने सुनी होगी, और कथा अगर घर पे कराई होगी तो उस कथा को पूर्णमासी और संक्रांति के दिन अवश्य करें। जीवन में विष्णु की पूजा करने से, भगवान कृष्ण की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति हमेशा हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी को जो है सृष्टि का क्रिएटर माना है, भगवान विष्णु को प्रिजर्वर माना है, और शिव को जो है डिस्ट्रॉयर माना है। जब शरीर पे कष्ट आ जाए तो भगवान शिव की शरण में चले जाना चाहिए। जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, आप बहुत डॉक्टरों को दिखा चुके हो और डॉक्टर ने आपका एम्ब्रियो सब कुछ IVF वगैरह भी कर दिया है, तो भगवान विष्णु की शरण में, और विश्व में आप माने एक ही मंदिर है जो भारतवर्ष में है, जो पुष्कर में है, भगवान ब्रह्मा का, वहाँ पर जाएं जिन लोगों के संतान नहीं होती। और मैं ग्रहण के दौरान एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक गायत्री मंत्र है जो कि हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ की गायत्री है, परंतु चंद्र जो गायत्री है वो है ओम अमृतांगाय विद्महे कला रूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। इस मंत्र को जो है आप देख लें, पंचांग में देख लें या नेट पे देख सकते हैं। नहीं तो एक यंत्र जो है, चंद्रमा का पर्वत हमारी हथेली पर होता है, राइट साइड में शुक्र होता है, इसके लेफ्ट पे जो है चंद्रमा होता है। तो वहाँ पर अपने घर के अंदर आप एक भोजपत्र ले लें, एक कागज पे लाल पेन से 629 लिख लें, उसके अलावा फिर 864 लिख लें और 3105 लिख लें। तो ये एक चंद्र यंत्र बना लें, क्योंकि इसको कहीं से भी टोटल करेंगे तो 18 बनेगा। और 18 बनने का कारण यही है कि चंद्रमा की जो कलाएं हैं उसका फल आपको जो है प्राप्त होगा। और चंद्रमा आपको, जैसे मैंने बताया कि 27 दिन में पूरी राशियों के ऊपर से घूम जाता है, उसका टोटल भी 9 बनता है, इसका टोटल भी 9 है। रुद्र 108 होते हैं, नक्षत्र टोटल 27 होता है। तो 9 का जो अंक है हमारे जीवन के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। और इस चंद्र ग्रहण में अगर इस यंत्र को बना करके घर में स्थापित कर लें, और लक्ष्मी का यंत्र भी आप चाहें तो वो भी बना लें, और श्रीम 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 9 बार लिख करके भोजपत्र पे और अपनी तिजोरी में रख लें। अगर हो सके तो पीले कपड़े में आप सुपारी, लौंग, इलायची, साबुत आपका साबुत सौंफ और थोड़ा सा अगर आप सरसों साबुत पीली रख लें, और इसके अलावा हल्दी की गांठ रख लें और उसको स्थापित कर लें, तो जीवन पर्यंत अब जब तक जिएंगे जब तक लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और ग्रहण के बाद मैं यही कहूँगा कि सुबह उठ करके सेंधे नमक से जो है पानी में डाल करके स्नान कर लें, उससे विशेष लाभ आप सबके ऊपर रहेगा। तो ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, तो सुबह आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि रात को 1:02 में ग्रहण समाप्त होगा।
अब करिश्मा कौशिक जी से जानते हैं कि उनका फलित क्या है इस ग्रहण को लेकर के, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण लगने जा रहा है, हर राशि पर इसका प्रभाव पड़ना तय है और किस राशि को कितना प्रभावित करेगा इनकी अपनी अलग कैलकुलेशन होती है। तो आइए करिश्मा जी से जानते हैं 12 राशियों के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा। संजय जी ने बखूब बताया था अभी 12 राशियों के बारे में, मगर अब जो है एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं 12 राशियों का, क्योंकि ये ग्रहण जो है जैसे कि तुला राशि में लग रहा है, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में लग रहा है। कुछ अंश जो है स्वाति नक्षत्र के रहेंगे, उसके बाद जो है पहला चरण विशाखा नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा। तो ये जो लग रहा है तुला राशि में लग रहा है, तुला राशि के जातकों के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा ही करेगा। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मेष राशि के जातकों में जो है इस चीज़ का प्रभाव ज़रूर रहेगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है और बैक टू बैक जब ग्रहण लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज आ जाती हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं समय पर भी तो अनप्रेडिक्टेबल सा मौसम है और ये सारी चीज़ें जो है ग्रहण की वजह से है। मई में कभी भी हमने ऐसा मौसम नहीं देखा। मई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, मगर इस समय पर मौसम इतना सुहाना है। तो ये सारी चीज़ें, भले ही हम इस मौसम का जो है लुत्फ उठा रहे हैं, मगर इस समय पर इसका जो प्रभाव है वो सीधा सीधा ग्रहण से ही जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण जो है मेष राशि में पड़ा था तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो था तुला पे था। अब क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है तुला की है तो कहीं ना कहीं तुला में ये पड़ रहा है तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव तुला के साथ साथ मेष राशि में पड़ेगा। तो शुरू करेंगे मेष राशि के जातकों से कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये ग्रहण और बाकी की 12 राशियों के लिए भी। तो मेष राशि के जातकों के लिए इस समय पर थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग वैसे भी अभी ग्रहण के प्रभाव से ग्रसित हैं। इस समय पर खास तौर से अपनी वाणी पे नियंत्रण लगा करके चले। मूड जो है बहुत ज़्यादा स्विंग्स होंगे या जिस वजह से आपको किसी चीज़ को लेकर के तनाव इस समय पे महसूस हो सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ जो है अपना तालमेल बना करके रखें खास तौर से, क्योंकि हो सकता है जो आप एक्सपेक्टेशंस बिजनेस पे लगा करके बैठे हो वो इस समय पर कंप्लीट ना हो, फुलफिल ना हो, जिस वजह से आपको परेशानी आ सकती है। वहीं पर जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनके सेहत का ध्यान रख करके चलें। उनकी सेहत को लेकर के आप लोगों को थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है या उनको लेकर के एक इनसिक्योरिटी सी महसूस हो सकती है, जिस वजह से आपका जो है एंजाइटी का जो लेवल है वो इस समय पे बढ़ेगा। तो कोशिश करें आप अपने लाइफ पार्टनर से बात करके चलने की। इसके साथ साथ अपने बिजनेस पार्टनर को भी इस समय पर आप जो है तालमेल बना करके रखें ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना आए। इसके अलावा धन से लेकर के जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, मगर जो एक्सपेक्टेशंस आपने लगा रखी हैं उतनी ज़्यादा फुलफिल नहीं होंगी। वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को खास तौर से समय पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दुर्घटना से बच के रहें। वाहन चला रहे हैं धीमी गति से चलाएं। कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। कोशिश करें कि आने वाले जो 15-20 दिन रहेंगे, क्योंकि 2 ग्रहण का प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमने 2 ग्रहण से अगर मैं संबंध करूं तो 20 अप्रैल को कहा था आने वाले 45 से 60 दिन। 45 क्यों? क्योंकि 40 दिन का प्रभाव तो रहता ही रहता है। चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है तो इसका हम 1 महीना और आगे कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो है आप लोग कम से कम 1 महीना और जो है अगर कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो उस चीज़ से आप इस समय पे बच करके रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पर कहीं पर भी अगर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आप डिसीजन को टालें। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है तो कोई बात नहीं, आप जोखिम उठा सकते हैं, मगर फिर भी अपने किसी बड़े से जो है आप सलाह मशवरा ज़रूर करें। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण जो है खास तौर से काफी हद तक मिला जुला रहेगा। अच्छे प्रभाव तो मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, डिप्रेशन जरूर आएगा मगर उसका खुद सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें आप खुद ब खुद अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आप योगा करें, चाहे आप मेडिटेशन करें। यानी जितना आपको चीजें तंग करेंगी उतना ज्यादा आप चीजों को घटाने का प्रयास करेंगे और नई जो है अपनी योजनाओं के जरिए अपने आप को हर तरह की सिचुएशन से ओवरकम करेंगे, उनको फेस करेंगे। तो ये समय आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। परेशानी आएगी जरूर मगर वो ओवरकम भी हो जाएगी, छोटी मोटी परेशानी। इस समय पर धन लाभ हो सकता है। धन खर्चा ज्यादा ना करें, धन पे थोड़ा नियंत्रण लग कर चले, ज्यादा बेहतर रहेगा। यात्राएं हो सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं समय पे लगी रहेंगी क्योंकि चंद्रमा चंचल भी बहुत ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं समय पे चाहे बड़ी यात्रा पे ना जाए मगर आसपास जो है आप छोटी मोटी यात्राओं पे जाते रहेंगे, यानी एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे इस समय पे आप। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली राशि कर्क की, तो कर्क
कर्क राशि के जातकों को खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय पर आप लोग जो है कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं सोच समझ के करें। वहीं पर अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए, अपनी फैमिली में स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए। कर्क राशि की जो महिलाएं हैं वो अपनी मदर इन लॉ के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए। तो खास तौर से तालमेल भी अच्छा बना करके चले। हो सकता है किसी चिड़चिड़ेपन की वजह से आप लोगों के बीच में तनाव भी इस समय पे क्रिएट हो जाए, तो वो इस समय पर आप जो है बैलेंस करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आपका जो परेशानी वाला समय रहेगा वो भी कट जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है इस समय पे आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप 90s की एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे, हो सकता है 80s में आ जाए। रिजल्ट अच्छा रहेगा मगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा आपको जो है परेशानी आ सकती है। अगर हम बात करें सिंह राशि के जातकों के लिए, तो सिंह राशि के लिए इस समय पर खास तौर से आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए। हालांकि सिंह राशि के जातकों में इस समय पे सुधार जरूर महसूस होगा। सिंह राशि के जातकों को कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम मिलेंगे, मगर फिर भी मैं कहूँगी आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। लाभ जरूर होगा मगर लाभ में भी आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए उन चुनौतियों का सामना करें। क्योंकि आप लोगों स्वभाव वैसे भी बहुत ज्यादा क्रूर होता है, गुस्से वाला होता है, तो अपने गुस्से वाले स्वभाव को दूर रख करके आप हर एक व्यक्ति से जो है नरमी से पेश आए, उनसे बात करें ताकि आपके सारे कार्य जो है वो सिद्ध होते रहे, रुकावट ना आए। कन्या की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए जिन जातकों का फॉरेन से संबंध है, यानी फॉरेन में अगर आपका बिजनेस है या आप फॉरेन के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अब्रॉड में, तो अगर आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये समय काफी हद तक अच्छा रहेगा। मगर इस समय पे कठिनाइयां जरूर आएंगी। वो कहते हैं ना कि काम तो सारे हो रहे हैं मगर रुक रुक के हो रहे हैं, तो वो सेम कंडीशंस जो है आपके साथ रहेंगी। इस समय पर अपने काम का ध्यान रख के चलिए। ओवर थिंकिंग, ओवर फेथ आपको नहीं करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रख के चलिए और साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रख के चलिए। मानसिक तनाव इस समय पे बढ़ सकता है, कष्ट आपके बढ़ सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। तो अगर आपको लग रहा है छोटी मोटी दिक्कत परेशानी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके पहले से ही चले, यानी आप पहले ही उस चीज़ को लेकर के सतर्क हो जाएं, उसको लापरवाही में ना छोड़ें। अगर हम बात करें अगली राशि तुला की, तो तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस राशि में जो है ग्रहण लग रहा है, ग्रहण जब लगता है किसी राशि में तो सबसे ज्यादा प्रभावित वही राशि और वही नक्षत्र होता है। तो तुला राशि के जातकों को इस समय पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय पर सबसे ज्यादा अगर देखें तो आप लोगों को डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, मूड स्विंग्स होना, परेशान होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मगर आप लोग जो है अपने आप को खुद ही बेटर कर पाएंगे, यानी बेटरमेंट अपने आप में खुद ही लेकर के आ पाएंगे। क्योंकि इस समय पर आप लोगों के एक समय ऐसा आएगा इन लगभग 1 महीने के अंदर अंदर जो आप ये सोचेंगे बस अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो थक चुका हूँ या मैं तो थक चुकी हूँ। तो ये चीज़ें इस समय पे आपके साथ हो सकती हैं। कोई बात नहीं, जब चींटी चढ़ती है तो वो हजारों बार गिरती है मगर उसके बाद भी अपना प्रयास नहीं छोड़ती। तो ठीक उसी तरह से अगर ऐसी कोई कंडीशन आती भी है तो आपको उस कंडीशन से ओवरकम करना है और अपने मार्ग से नहीं हटना है। यही आपके लिए समय पर, ग्रहण के समय पर ध्यान रखने की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के जातकों की, यानी स्कॉर्पियंस की, तो आप लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा जो है मिला जुला रहेगा। परिवार का सपोर्ट जरूर मिलेगा मगर आप लोगों के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा आ सकता है आप लोगों के, क्योंकि वाणी भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो इस समय पर आप लोगों को कष्ट आ सकते हैं अपनी वजह से, यानी आप जो है कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है अपनी वजह से ही खराब करेंगे। तो कोशिश ये करें कि आप अपनी वाणी में जो है वो नम्रता रखें, अच्छे से बात करें, अच्छे से सब कुछ करें, क्योंकि परिवार का सपोर्ट जरूर रहेगा मगर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आप लोगों को आपकी वाणी की वजह से कष्ट भी दे सकती हैं। वहीं पर अगर बात करें अगली राशि की, यानी हम बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। लाभ जरूर होगा आप लोगों को, कहीं ना कहीं चीजें आपको बढ़ोतरी करके मिलेंगी जरूर, मगर वो भी आप लोगों को थोड़ा सा ये है कि जैसे धन आया मगर चला भी गया, ओवर एक्सपेंसेस, ओवर खर्चा इस समय पे हो सकता है, तो इन सब चीजों से बच के रहना है। अगर हम बात करें अगली राशि मकर की, तो मकर राशि के जातकों के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। माता के स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रख के चलिए। सुख स्थान पे आपके ये ग्रहण लग रहा है तो इस समय पर आप लोगों को अपने माता का
ध्यान रखने की ज़रूर आवश्यकता है। वहीं पर आप लोगों को हर एक कार्य को बैलेंस करके चलना है। सुखों में इस समय पे कमी आ सकती है। जो लोग आप सारा काम अगर खुद से नहीं करते हैं तो हो सकता है इस समय पे आपके जो काम है वो आपको खुद करना पड़े, या आपको खुद ही हर चीज़ पे ध्यान देना पड़े। हर चीज़ आपको एक समय पे ऐसा लगे कि ओवरलोडेड हो गई है, आपके ऊपर बर्डन बढ़ गया है। कोई बात नहीं, अपनी धीरे धीरे करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए और सारा कार्य धीरे धीरे करते जाइए, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुंभ की बात कर लेते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, मगर इस समय पे संतान पक्ष का आपको ध्यान रखने की खास तौर से आवश्यकता है। उनकी तरफ से कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। उस समय पे अपनी संतान के स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रख के चलिए। और जो माता पिता की संतान जो है ग्रोइंग एज में है, यानी टीन एज में जा रही है या टीन एज में ऑलरेडी है, उन लोगों को खास तौर से अपनी संतान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपना जो आप की संतान है वो कहीं ज़्यादा सोशली ना आए जाए, किसी भी तरह की गलत संगति में ना पड़े। इसके अलावा अगर, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन वाला ज़माना है, टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित ज़्यादा होंगे, मगर इतना आकर्षित ना हो, राहु इतना ज़्यादा प्रभावित ना कर दे कि वो बुध को ही भूल जाएं, यानी अपनी बुद्धि ही भ्रष्ट कर लें। तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलिए। इसलिए संतान पे इस समय पे आप जो हैं एक तरह से अपने टाइगर आई ज़रूर रखें। वहीं पर अगर अंतिम राशि मीन की बात करें, मीन राशि वालों के लिए ये समय जो है कहीं ना कहीं ठीक रहेगा, मगर इस समय पे आप लोगों को शत्रुओं से बचने की आवश्यकता है। वहीं पर अगर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग पे हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिए, किसी भी विवाद में ना पड़े। कोई अगर आपको लगता है कि अननेसेसरी कोई विवाद क्रिएट हो सकता है तो उन चीज़ों से आप पहले ही दूर हो जाएं, क्योंकि अगर अननेसेसरी विवाद क्रिएट कर भी लेंगे तो उससे नुकसान किसका होगा? आपका। आप पढ़ सकते हैं मुकदमेबाजी में, आप पढ़ सकते हैं कोर्ट कचहरी में, आप पढ़ सकते हैं पुलिस थाने में, तो परेशानी आपको खुद को होगी। सामने वाले का तो जो जाएगा जाएगा ही, मगर परेशानी आपको भी उठानी पड़ेगी। आपको परेशानी ना उठानी पड़े, इसीलिए बहुत ही कोमलता से अपने आप को इस समय पर आप रखें, ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। जी, तो करिश्मा जी ने बताया, पूरी 12 राशियों का फलित बताया, और इनका फलित आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सटीक निकलता है। अब बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। नेहा मल्होत्रा जी ने अपनी बर्थ डिटेल भेजी है और वो अपने सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। नेहा जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त। मैं केएम साहब से चाहूँगा कि केएम सिन्हा जी इनके सवाल का जवाब दें। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1981, टाइम सुबह 10:30, दिल्ली का जन्म है। ये नेहा मल्होत्रा लिख रही हैं कि इनको बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में और खुशियाँ कब आएंगी। केएम साहब ने आपकी कुंडली बना ली। ओम नमः शिवाय। नेहा जी है ना? जी जी, हाँ, नेहा मल्होत्रा जी, देखिए आपका जो बर्थ डिटेल है उसके अकॉर्डिंग जो लगन बनता है वो कन्या लगन और धनु राशि बनता है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके चार्ट का जो लग्नेश है वो अस्त हो रखा है, आपकी कुंडली में ही अस्त है, और साथ में सूर्य के साथ राहु की भी उपस्थिति, ग्रहण दोष भी चार्ट में है। अगर लग्नेश खुद अस्त हो जाए तो 90% प्रॉब्लम तो वहीं से उत्पन्न हो जाती है। और इस समय आपकी दशा भी देखिएगा तो चंद्रमा की महादशा 20 जून 2023 को ख़त्म हो जाएगी और फिर मंगल की महादशा आपकी प्रारंभ हो जाएगी। और मंगल की जो महादशा आपकी प्रारंभ होगी, मंगल इस लगन कुंडली में मारक ग्रह माना जाता है। और चार्ट में भी अगर आप देखिएगा तो ये आपके दशम भाव, हालांकि कुलदीपक योग दशम भाव में बहुत अच्छा है और ये पोजीशन मंगल का एटलीस्ट अच्छा है, कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है, लेकिन इतना मेहनत करा देगा कि आपकी हालत ख़राब हो सकती है। तो उपाय मैं केवल यहाँ पर डायरेक्ट बताऊँगा, क्योंकि परेशानी वाला चार्ट ऑलरेडी ये लगन में भी शनि बृहस्पति की युति हो रखी है। केतु पंचम में हो, केतु पंचम में हो तो वैसे ही आदमी की हालत ख़राब रहती है, उसका माइंड जो है वो जल्दी निगेटिव सोच लेता है, और चंद्रमा से भी दूसरे घर में है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि आपका लग्नेश अस्त है, इसलिए पन्ना का रत्न पहनना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर रहेगा। और बुध जो है 25 अंश के हैं, इसलिए केवल 3-3.5 कैरेट से ज़्यादा का आप पन्ना नहीं पहन सकते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको केतु की शांति ज़रूर कराइए, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके चार्ट में जो दिख रहा है वो केतु से ही है। और जब भी आपके समय साथ आपको समय जब भी मिलता हो तो गणेश जी की आराधना प्रतिदिन कीजिए, उससे आपके सभी कार्य जो होंगे सिद्ध हो जाएंगे। निश्चित रूप से मंगल की दशा कार्य व्यवसाय के लिए तो अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक पीड़ा भी यहाँ पर उत्पन्न करेगी, तो इसका उपाय अभी से कर लीजिए। जी, तो नेहा मल्होत्रा जी, आपके सवाल का जवाब केएम सिन्हा जी ने दे दिया है
और आप ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिवर्स करके वीडियो सुन सकती हैं आप, और जो उपाय इन्होंने बताया वो उपाय करिएगा। संजय शर्मा जी से बहुत सारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। एक दर्शक ने ये सवाल पूछा है कि ये दुनिया के जिन इलाकों में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा वहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों को तो आपने कह दिया कि वो निश्चिंत रहें, लेकिन हमारे भारत के लोग पूरी दुनिया भर में रहते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि जहाँ ये दिखाई देगा वो लोग क्या करें। जी, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे पहले तो धन्यवाद जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए। और सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ग्रहण के वक्त जो है आप भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और जिन देशों में ये ग्रहण लग रहा है वो 9 घंटे पहले जो है सूतक लग जाएगा। तो सूतक लगने के बाद जो है मैं यही कहूँगा कि सूतक के दौरान तो आप अगर कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं, परंतु ग्रहण के दौरान 8:45 से लेके 1 बजे के बाद कोई भोजन इत्यादि ना करें, और भगवान का स्मरण करते रहें, ध्यान करते रहें। और कहते हैं कि कलयुग के अंदर जो सत्य है, सत्य का भाषण करें, झूठ बिल्कुल ना बोलें, सत्य बोलें, और सत्य जो है कलयुग का न्यायाधीश ही है, और सत्य को धारण करें। और इस वक्त जो ग्रहण है वो तुला राशि के ऊपर है, तो आप शिव की उपासना, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, तो शिव भगवान का ध्यान करें। और जो इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बोलते रहें और भगवान का ध्यान करते रहें, और ईश्वर में अपनी आस्था रखें, विश्वास रखें, और भगवान को प्रणाम करें, और आंख बंद कर करके ध्यान करें। और जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप भगवान से मांग सकते हैं, क्योंकि ग्रहण के वक्त का इंतज़ार बहुत ज़्यादा लोगों को होता है जो सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ सिद्ध करना चाहते हैं आज के दिन, तो जो भी आपकी इच्छा है, इच्छा शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में आप जोर जोर से बोल करके मांगे जो आपको चाहिए, और मंत्र शक्ति द्वारा करेंगे तो मंत्र शक्ति द्वारा, नहीं तो भगवान से आप आराध्य देव के, जो भी आपके आराध्य देव हैं उनसे प्रार्थना करके आज इस ग्रहण में आप प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी, तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, और मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। मंत्र की शक्ति का चमत्कार अब साइंटिस्ट भी मानने लगे, और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि हमारे जो मंत्र हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, इसका अद्भुत प्रभाव होता है। एक चीज़ और बताना जो शर्मा जी कुछ और कहना चाहते हैं, उन्हें याद आ गया। जी, एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, कि एक बच्चा जो गायत्री मंत्र बोलता है पर डे, उसका माइंड जो है काफ़ी तेज़ी से चलता है, क्योंकि गायत्री मंत्र जो बोलने वाले बच्चे हैं उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। कारण क्या है कि मंत्र की एक शक्ति है। जैसे हम मंत्र बोलते हैं तो मंत्र को प्रोनाउंस करने का तरीका भी है। जैसे आप मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मंत्र में क्या शक्ति है वो समझना बहुत जरूरी है। मंत्र जब आप बोलते हैं तो आपका मुख, आकृति, स्वभाव, जिव्या, सारी चीज़ें जो है सिद्ध कर देती है। जब आप खेचरी विद्या करते हैं, त्राटक करते हैं, तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। जब मंत्र आप बोलते हैं एक शक्ति में, और जब जिन स्कूलों में आप प्रार्थना सरस्वती की वंदना की जाती है, तो उन बच्चों का दिमाग भी तेज रहता है। कारण क्या है कि मंत्र शक्ति एक बड़ी पावरफुल शक्ति होती है, और ये रिसर्च भी हुआ, और उस रिसर्च में आया कि उन बच्चों का ब्रेन उन बच्चों से ज़्यादा तेज है जो गायत्री मंत्र बोलते हैं। उनका जो माइंड है 93% से लेके 100% काम करता है, और जो गायत्री मंत्र नहीं बोलते तो मैक्सिमम उनका जो दिमाग होता है वो 71% से लेके और 89% तक होता है। तो इस पे बड़ा भारी रिसर्च हुआ है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पे, जो ब्रेन के डॉक्टर हैं उन्होंने रिसर्च करवाया इसके ऊपर। जी, तो रिसर्च हुई है इस पर, और दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमारी संस्कृति के ऊपर दुनिया भर के लोगों का झुकाव भी बढ़ रहा है। अब जैसे कुछ कहना चाहते हैं के एम साहब? हाँ, देखिए, मंत्रों का जो उच्चारण होता है उसमें
बहुत वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि सर ने भी बताया ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में इसको प्रूफ किया जा चुका है। तो इस पर छोटी सी बात मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए सुपर पोजिशन ऑफ वेव, पहले क्या होता था, क्वांटम फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें ये माना जाता था कि जो ये बिग बैंग थ्योरी आई थी उसमें सारी एनर्जी एक जगह केंद्रित थी, सेंट्रलाइज थी, और जब वो ब्लास्ट हुआ पूरे तरीके से तो उससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और उसके बाद बहुत सारे जीव जंतुओं का जन्म होना प्रारंभ हो गया। बहुत जगह लाइफ हो भी सकती है, अभी भी ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसको खोजने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी इस थ्योरी को अभी भी पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। और स्ट्रिंग थ्योरी आई है एस्ट्रोफिजिक्स में, और स्ट्रिंग थ्योरी में ये बताया गया है कि एवरी पार्टिकल बिहेव्स लाइक आइदर पार्टिकल और अ वेव। तो वेव नेचर होने के कारण इसके अंदर सुपर पोजिशन होता है, और ये जब सुपर पोजिशन करता है तो ये रेजोनेंस डेवलप कर देता है। अब मैं ओम बोल रहा हूँ, इसमें कोई बहुत तगड़ा ध्वनि नहीं आ रही है, अगर मैं इसको ओम मतलब पूरे फ्रीक्वेंसी के साथ बोल रहा हूँ तो मेरे शरीर के अंदर भी क्या होगा, एक रेजोनेंस एनर्जी बहुत तगड़ा आ जाएगा, और जिसके कारण हमें खुद पॉजिटिव ऐसा महसूस होगा। और इस चीज़ को वैज्ञानिक प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन अपने दर्शकों को वैज्ञानिक तरीके से भी एस्ट्रोफिजिक्स के माध्यम से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। जी जी जी, नासा ने हाँ ये नासा के बारे में कुछ बता रहे हैं, जी बताइए। देखो नासा ने भी इस पे रिसर्च किया कि जो सूर्य है उसके अंदर से जो एनर्जी आती है वो ओम की आवाज़ आती है, और आप उस ध्वनि को आप जब चेक किया गया तो उसमें जो ध्वनि थी, साउंड वाइब्रेशन थी, वो ओम की। जितने भी मंत्र हमारे शास्त्रों में, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, हर मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। कारण क्या है कि ओम की ध्वनि जो है सूर्य से हमें प्राप्त हुई है। तो जब मंत्र हम बोलते हैं कोई भी, तो पहले हम धीरे से बोलते हैं, फिर तेज बोलते हैं। उसको दीर्घ स्वर में बोलने से मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। मैं आपको जैसे बोल के बता रहा हूँ, ओम जब आप ओम बोलते हैं तो एकदम से एकांतवास हो जाता है, आपका चित्त मन सब शांत हो जाता है, और इसके अंदर ओ, ऊ और माँ से जो ओम बनता है, तो हमारी जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होती हैं। और ओम शब्द जब उच्चारण किया जाता है किसी भी मंत्र से पहले, तो उस मंत्र के अंदर एक पावर जो है जागृत हो जाती है। इसलिए मंत्रों के आगे जो है ओम शब्द की उत्पत्ति हुई है, और ओम शब्द लगाया जाता है। जब सामवेद के मंत्र हम बोलते हैं, ओम सना पवश्य सनगवे संजनाय संव्रते सनराजनोषधिभ्या, तो ये मंत्र जब बोला जाएगा, जो सामवेद का मंत्र बोला जाता है वो गा के बोला जाता है। ऐसे ही यजुर्वेद का मंत्र जो बोला जाता है वो दीर्घ स्वर में बोलते हैं। ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदुसुपतश तथैवैति दूरम गणम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो जब यजुर्वेद का मंत्र बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन एक बहुत तेज होती है, उसमें दीर्घ स्वर से उच्चारण किया जाता है। तो क्या है कि मंत्र एक बड़ा भारी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और मंत्र शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है, और जिसको हम तरंग विज्ञान बोलते हैं, साउंड वाइब्रेशन बोलते हैं। आप देखें कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज भी जो है दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा किया जा सकता है। और दुर्गा सप्तशती में आप देखें कि अगर आप पूर्व अनुभूति करना चाहते हैं, दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम 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 वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शया। इसका अर्थ है कि हे माँ दुर्गा मुझे स्वप्न में दर्शन दे करके बता दो। अगर किसी को कोई बीमारी है तो हम बोलते हैं रोगान शेषान पनहंसी रुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रिता ना विपन्न राणाम त्वमाश्रिता हर्षंतम प्रयांति। तो जो रोग है, कष्ट है, आदि है, व्याधि है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो उन सब को जो है ठीक किया जाता है। और मैंने जो एक मंत्र बताया आपको सभी इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए, वो मंत्र लघु मंत्र भी है, और उस मंत्र को बोलने से आपकी पूरी इंद्रियां जो है कंट्रोल हो जाती हैं। तो मैं आप सबको मंत्र दोबारा से बता देता हूं, आप सब मेरे साथ किस प्रकार से उच्चारण करना है वो भी समझ लें जो दर्शक हैं। ओम यम ओम कम ओम जम ओम शम ओम रम ओम लम ओम ह्रीम ओम स्वाहा। तो मंत्र क्या है कि मंत्र एक पावर है, शक्ति है, ऊर्जा है। जब भी कहीं पर भी किसी माहौल में
आप देखें कि माहौल जब खराब होने लगे, डिप्रेशन होने लगे, तो जब हम अगर किसी मंत्र को जोर से उच्चारण कर दें तो उस मंत्र में जो है शक्ति अपने आप आ जाती है। अगर हम यहाँ जोर से मंत्र बोलेंगे, अगर गिलास भी भर के रख दोगे पानी का तो वो भी हिल जाएगा। आप जब यज्ञ करते हैं तो पंखा जो है चलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन से चल रहा है तो हिलने लग जाती है। आप देखें पृथ्वी पर जब भूकंप आता है, अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई थाली बजाने से कोरोना गायब हो जाता है, तो कारण क्या है? थाली बजाना नहीं, स्वर वाइब्रेशन को जागृत करना। जो शंख नाद होता है, पहले जमाने में जब कहीं बहुत जोर से बारिश हो रही होती थी तो वहां पे शंख बजाया जाता था और शंख की ध्वनि से जो है बारिश कम हो जाती थी। किसी ने कहा कि भाई जो तवा उल्टा करके रख दो, तो ये भी क्या है, एक साइंटिफिक तरीके होते हैं जो लोगों को अभी तक अनुभूति नहीं है। और जो शब्द इस पृथ्वी के ऊपर आया है, कोई भी शब्द आया है दुनिया के अंदर, उस शब्द की एक अपनी वाइब्रेशन है। चाहे कोई भी शब्द है दुनिया का, जैसे हमने कहा भूत, तो भूत क्या है कि अगर हम एक आर्टिस्ट से बात करें भूत के बारे में, तो वो कहेगा कि एक सफेद कलर का कपड़ा उड़ा दो और उसको बिठा दो, तो वो क्या है, भूत बन जाएगा। एक ज्योतिष के नाते हम बात करें तो भूत हम कहेंगे भाई जो पहले बीत चुका है वो भूत है। किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछें, प्रोफेसर से पूछें, तो वो कहेगा भूत काल है, ये जो पुराना समय बीत चुका है। तो ऐसे ही भविष्य काल है। तो जितने शब्द हैं उनके अर्थ जो है, जिस प्रकार का व्यक्ति है उसी प्रकार से उनका अर्थ लेता है। तो मंत्र शक्ति एक ऐसी शक्ति है दुनिया के अंदर जो हमारे को शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक, कहते हैं कि जहां पर जो है विज्ञान का अंत होता है वहां से जो है आध्यात्म शुरू होता है। तभी कहा गया है कि गंगा जी का जो जल है वो कभी भी खराब नहीं होता। कारण क्या है कि उसके अंदर जड़ी बूटियां मिलकर के आ रही हैं। आप देखें जो जड़ी बूटियों का जल है वो कभी भी आप घर में रख दें, एक पात्र के अंदर जो है आप नॉर्मल जल रखें और एक में गंगा जल को भर के रख दें, वो कभी भी जीवन पर्यंत ना उसमें कीड़ा लगेगा ना वो खराब होगा। कारण क्या है कि जल जो है उसके अंदर आस्था भी है और कुछ जो है ऐसा जल है जो कभी खराब नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि पानी में हम जो है बर्फ रख दें और वो पिघल कर आ जाए तो वो जल खराब नहीं होगा। तो उसको प्रमाण के लिए दिखाया गया कि भैया 10 दिन के बाद आप उसमें देख लो कि उसमें कीड़े आ गए और गंगा जल में कभी भी कीड़ा नहीं आता। तो साइंस जो है वो अपने हिसाब से सोचती है, आध्यात्म अपने हिसाब से सोचता है, और जिसका जैसा स्वाध्याय है उसकी वृत्ति वैसी होती है, उसकी सोच वैसी होती है। तो मैं आप सबको कहूंगा कि मंत्र शक्ति जो है सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की, और उस शक्ति से आप देखें रावण जैसे महारथी ने भी जो है भगवान शिव को पृथ्वी पर भगवान शिव की तपस्या करके और राम को बुला लिया गया। तो ये सिद्धियां हमारे जीवन में ऐसी सिद्धियां हैं जो सिद्धि से प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रहण के वक्त मैं कहूंगा कि जो आपकी चाह है उसी राह पे चलो और भगवान का ध्यान करते रहो। नमस्कार। देखिए शर्मा जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई हैं। अब एक दर्शक का सवाल था वो मैं करिश्मा जी से जानना चाहूँगा। वो पूछ रहे हैं कि कोविड को लेकर के भी लोगों के मन में बड़ा डर है कि क्या कोरोना फिर से बढ़ेगा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अभी सूर्य ग्रहण था, अब चंद्र ग्रहण आ रहा है 5 को, तो क्या इससे कोरोना और बढ़ेगा? कोविड के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए कोरोना जो है, जब हमने देखा था कि 2019 में कोरोना शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम 2019 की बात करते हैं, जो कि साल का एक अंत हम कहें 2019 का, तब जो है 6 ग्रह एक ही राशि में थे उस टाइम पे। और 26 दिसंबर के आसपास जो है 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण लगा था, और ठीक उस समय पर भी 15 दिन बाद लगभग 10 जनवरी को 2020 में चंद्र ग्रहण लगा था। तो उस टाइम पर भी हमने देखा बैक टू बैक ग्रहण लगे। इसके बाद ऐसी स्थिति जो है बैक टू बैक ग्रहण लगने की फिर भी बनी है, इन 2 सालों में भी बनी है, 2021 में भी बनी, 2022 में भी बनी। मगर ये जो समय था, क्योंकि ग्रहण जो थे 6 ग्रह एक ही राशि में थे और मेरे ख्याल से वो धनु राशि थी, तो इस समय पर अगर देखें तो यहाँ पर हम इस जो स्थिति को देख रहे हैं तो 4 ग्रह एक ही राशि में इस समय पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय थोड़ा सा कोविड को लेकर के कष्टकारी रहेगा, जैसे कि हम न्यूज़ में भी सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं। और जब साल की शुरुआत हुई थी तब मैंने काफ़ी सारे चैनल्स पे ये बात कही थी कि साल की शुरुआत में
अप्रैल के महीने में, और इसके साथ साथ साल 2023 का जब अंत होगा तब भी कहीं ना कहीं कोविड की स्थितियां बनेंगी, जो कि साल की शुरुआत में भी जब साल शुरू हुआ 2023 का, तो लोगों के मन में भय था इस चीज़ का कि काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं क्या वैसी हो जाएंगी, क्या 2020 की तरह 2023 का साल भारी रहेगा। और अब जो ये समय है, क्योंकि 2020 का जब साल शुरू हुआ था तो वो राहु का साल था, और 2023 का जो साल शुरू हुआ है ये केतु का साल है। तो हमने देखा राहु जो है चीज़ों को स्प्रेड करवाता है, कहीं ना कहीं फैलाता है, भ्रम पैदा करवाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवाता है। वहीं पर केतु का ये साल है, तो केतु भी चीज़ों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। तो केतु का ये साल है, कहीं ना कहीं इस साल में भी लोगों को थोड़ा बहुत कष्ट से बीतना पड़ सकता है कोविड को लेकर के, मगर उतना ज़्यादा नहीं जितना हमने 2020 में या 2021 में बहुत बहुत भयंकर परिस्थितियों से हम लोग निकले, उतनी ज़्यादा नहीं रहेंगी। मगर इस समय पर छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो, चाहे वो आपके ब्रीथिंग से रिलेटेड जैसे कोविड है, कहीं ना कहीं श्वास में जाकर के वायरस को फैलाता है, वो चीज़ें इस समय पर हो सकती हैं। मगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ को लेकर के भ्रमित होने की, परेशानी में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतने कष्टकारी ये साल नहीं रहेगा। तो देखिए करिश्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, भ्रमित ना हो, क्योंकि उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। भले सूर्य ग्रहण आया, अब चंद्र ग्रहण आया, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमारे देश की जनता कोरोना को समझ गई है, कोविड को। पहले थोड़ा कम नई चीज़ थी, लेकिन अब समझ गए हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखें, और फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए कार्यक्रम को समाप्त होने का समय आ गया। संजय शर्मा जी कह रहे हैं वो एक बात कहना चाहते हैं, तो इनका भी लेंगे। और मैं केएम साहब से भी आखिरी कमेंट लूँगा चंद्र ग्रहण पर कि और क्या अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण जो ये पड़ रहा है, पहले भी बताया कि पेनम्बरल है, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ है, चंद्र ग्रहण में बेसिकली चंद्रमा ग्रसित होता है, तो सभी का जो मन वाला जो पोर्शन होगा वो ज़्यादातर प्रभावित करेगा। और जब चंद्रमा निगेटिव हो जाता है या ग्रसित हो जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसको आप ऐसे समझिए कि फिजिक्स का एक फार्मूला है E = hc/λ, मतलब जो एनर्जी होता है वो वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये साइंस में प्रूव्ड है, यानी जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब जब ब्लड मून बनता है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण बनता है, जब पूरे तरीके से चंद्रमा ग्रसित हो जाता है, उस समय चंद्रमा का जो रंग है वो रेड हो जाता है। अब अगर रेड हो जाता है तो एनर्जी क्या होगी, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। जब रेड होगा तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो निश्चित रूप से 5-6 घंटे तक जो रेगुलर एनर्जी हमें मिलता था सोर्स, वो कम हो जाएगा। लेकिन ये जो पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स बन रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मटमैले कलर का हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आने वाला समय 10 मई के बाद, जब सेनापति अपने नीचस्थ राशि में रहेंगे कर्क में, और उसके बाद 17 जून को जब शनि वक्र दृष्टि डालना शुरू करेंगे, तो आगामी आने वाला जो मई, जून, जुलाई है, गोचर के अनुसार खतरनाक होगा। लेकिन ये चंद्र ग्रहण का और सूर्य ग्रहण का केवल इंडिकेशन है कि थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चंद्र ग्रहण का निगेटिव प्रभाव नहीं है। बाकी संजय शर्मा जी को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो बताते हैं जो उनको। देखिए संजय शर्मा जी एक ऐसे विद्वान हैं जो आपको मंत्र भी बता सकते हैं, और बहुत सारे जो है ऐसी ज्योतिष की गूढ़ बातें बता सकते हैं जो हम लोगों को बहुत जगह सुनने को नहीं मिलती हैं। तो ये आपको एस्ट्रो तक पर ही सुनने को मिलेंगी। अब क्योंकि कार्यक्रम के समाप्ति का भी समय हो गया, हमने 5 बजे वादा किया था कार्यक्रम समाप्त करेंगे अपने दर्शकों से, तो आखिरी कमेंट अब संजय शर्मा जी से ले रहे हैं, इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखो कोरोना की जो राशि है वो आप समझे मिथुन राशि है, और जब मकर में शनि थे तो उस वक्त जो है ये कोरोना फैलना शुरू हुआ। तो कोरोना जो है कोरोना नाम से तो नहीं रहेगा, ये अपने वेरिएंट्स को बदल लेगा, क्योंकि इसकी राशि भी परिवर्तित हो गई है, तो ये अपने नाम को बदल करके नाना रूप में इस पृथ्वी पर जो है कष्ट देगा। परंतु इससे बचने का सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है नीम का पत्ता लेकर के, नीम की टहनी लेकर के, और उसको साफ सुथरा करके और अपने घर में पानी के अंदर डाल के नीम के वाटर से स्नान करें, और पर डे जो है लौंग का सेवन खाने पीने में
प्रयोग करें, क्योंकि शरीर के अंदर अगर गर्मी होती है, शरीर का जो टेम्परेचर है अगर थोड़ा सा हाई रहता है, तो किसी भी प्रकार का रोग ना तो आपके लंग्स के ऊपर प्रभावी होगा, ना शरीर के ऊपर प्रभावी होगा। और मीठा मेवा नाम का जो फल है उसको ग्रहण करें। अगर वो नहीं मिले तो पीपल के अंदर जो फल होता है पीपली, उसको खा लें। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस इस संसार में या ब्रह्मांड में घूम रहा है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहता था। ओम शांति। देखिए कितनी बड़ी आयुर्वेद की बात आपको संजय शर्मा जी ने बताई। आयुर्वेद भी ये कहता है कि ठंडी चीज़ें मत खाइए, शरीर को हमेशा गर्म रखिए और हमेशा जो है गुनगुना पानी पीजिए, ना ज़्यादा बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। तो ठंडी चीज़ों से बचेंगे, आपकी हेल्थ वैसे ही ठीक रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहेगी, तो कोरोना परेशान नहीं करेगा और ना ही ये चंद्र ग्रहण आपको किसी तरीके से परेशान करने वाला है। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर जल्द ही अगला लाइव करेंगे। उसमें हम अपने गेस्टों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फिर आएँ और एस्ट्रो तक के दर्शकों का मार्गदर्शन करें। और जो आपके सवाल आज नहीं ले पाए तो अगले बार जब जो है हम लाइव कार्यक्रम करेंगे तो उसमें भी जो है आपके सवाल को शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस लाइव कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। संजय जी आप आए एस्ट्रो तक पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। KM सिन्हा जी आप आए और आप बड़ी दूर से आए हैं समय निकाल के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और करिश्मा कौशिक जी, इन्होंने अपने व्यस्त समय में से एस्ट्रो तक के लिए समय दिया। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने धैर्य से एस्ट्रो तक देखते रहे और आगे भी देखते रहिएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी, ज्योतिष की जो सही जानकारी है वो आपको सिर्फ एस्ट्रो तक पर ही